नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र इंदौर में आप सबका स्वागत है। परिचर्चा की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं ग्राहक पंचायत के मालवा प्रांत के कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं दिनकर जी सबनिस। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। आज हम दिनकर जी के साथ चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। क्यों इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी और इस अधिनियम को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है और इससे उपभोक्ताओं के लिए क्या फायदा मिलेगा, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दिनकर जी सबनिस से। नमस्कार। भाई साहब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये जैसा कि हम सब ने पढ़ा, अखबारों में भी आ रहा है, ये लागू हो गया है कल से। जब एक ऑलरेडी 1986 में एक कानून भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का था, तो क्यों आवश्यकता पड़ी 2019 में दोबारा इस कानून को लाने के लिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं कि 1986 के पहले इस देश में ग्राहकों के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में हुई और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही वो संस्था है जिसने इस देश में ग्राहक कानून लाने के लिए पहल की और 1986 ग्राहक संरक्षण कानून जो आया वो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रयास से ही आया है। अच्छा। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए जो भी काम किया, जब वो कानून लागू हुआ, लागू होने के बाद में उसके लिए फोरम खुले, उसमें जिला फोरम था और उसके बाद में फिर राज्य में और नेशनल लेवल पर कमीशन बने और वहाँ से लोगों को न्याय मिलने की सुविधा बनी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो ध्यान में आता है कि बाज़ार तेज़ी से बदलता जा रहा है और बाज़ार बदलते बदलते 1986 का बाज़ार अलग था और आज का बाज़ार अलग है जी। और आज हम देखते हैं कि बाज़ार जो है वो ऑनलाइन और ख़रीदारी प्रारंभ हो गई। उस समय वो ऑनलाइन खरीदारी की कोई कल्पना भी नहीं थी। और एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि उस समय विज्ञापनों का इतना मायाजाल नहीं था जितना आज है और विज्ञापनों के माध्यम से इतना भ्रमित हो जाता है व्यक्ति कि उसे लगता है कि नहीं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए फिर विज्ञापन में बढ़ चढ़ कर दिखाने की जब बातें होने लगी तब ऐसा लगा कि इससे तो ग्राहक को नुकसान भी हो सकता है और कई ऐसे उत्पाद हैं जिससे ग्राहक को विज्ञापन देख कर खरीदता है और ग्राहक के जीवन को भी नुकसान हो रहा है। इस प्रकार की जब चीज़ देखने को आई तो सन 2000 के बाद से लगातार ग्राहक पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयास कर रहे थे। हमारे उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजा बाबू पोफड़ी, उनके नेतृत्व में हम जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे मिले और सबसे मिलके और सबको हमने कहा कि भाई एक नए कानून की आवश्यकता है जो आज वर्तमान के बाज़ार को कवर करता हो जी। और हमें खुशी है कि अभी पिछले 2 वर्षों से लगातार हम जो निरंतर प्रयास कर रहे थे उसको सफलता मिली और केंद्र सरकार ने इसको लागू करके और ग्राहकों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। उसके लिए हम केंद्र शासन को बधाई भी देते हैं और केंद्र शासन का आभार भी व्यक्त करते हैं जी। इस कानून के बाद से कई लोगों के मन में एक भ्रम है कि क्या हम इस राज्य में बैठ के दूसरे राज्य के शिकायतें भी कर सकेंगे? इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। वास्तव में इसमें तो सरल सी बात यह है कि पहले एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि उसने कहीं गुवाहाटी से सामान खरीदा है, अब वो खरीद के मान लीजिए भोपाल आ गया, अब उसे अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है कि ये सामान गुणवत्ता का सही नहीं है तो वो शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? तो पहले ये था कि भाई उसको गुवाहाटी जाकर ही शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी जी। लेकिन अब ये है कि वो जहाँ रहता है वहाँ पर वो शिकायत दर्ज करा सकता है जी। अब मान लीजिए कि मेरा निवास जहाँ पर है, मैंने कहीं से भी सामान खरीदा, कहीं भी सेवाओं का उपयोग किया, सेवाओं का उपयोग करने के बाद देश भर के किसी भी कोने पे मैं रहता हूँगा, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पास में जो न्यायालय होगा उस न्यायालय में मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूँ। ये व्यवस्था बनी और साथ में एक व्यवस्था और बनी इसमें कि पहले जिला फोरम जो होते थे उसमें 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई होती थी कि जिसमें हमारा जो है 20 लाख तक का हमारा खर्चा हुआ है उसमें, और 1 करोड़ तक की सुनवाई राज्य आयोग में होती थी और 1 करोड़ से ऊपर की सुनवाई जो है वो नेशनल उस पर होती थी। अब हम देखते हैं कि आज के समय में और 20 लाख की क्या कीमत है? एक प्लॉट व्यक्ति खरीदता है, 20 लाख से ऊपर का प्लॉट आता है। अब किसी ने कोई झाबुआ में रहता है, कोई वहाँ अगर उसने 20 लाख का कोई उसके साथ गड़बड़ हो गई है
तो वो क्या शिकायत करने के लिए भोपाल जाएगा? जी। तो इसमें ये बहुत एक अच्छी बात इन्होंने की है कि 1 करोड़ तक का प्रावधान उन्होंने यही कर दिया है जिला केंद्रों पर। अच्छा। और चूंकि इसको कमीशन का दर्जा दिया है, जी। अब जो जिला स्तर पर भी फोरम नहीं रहेंगे, अब यहाँ पर भी कमीशन रहेगा, और उसके कारण से अब इनको ठीक प्रकार से निर्णय देकर और उसको लागू करवा लेने का तक के अधिकार इनके पास मिल गए हैं कमीशन को। और इसलिए जिला से ही लोगों को न्याय मिलेगा, ग्राहकों को। और ऐसे ग्राहक जो है, अब ये 70% से अधिक ग्राहकों के मामलों का निपटारा जिला पे ही हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। और राज्य में 10 करोड़ तक के प्रावधान जो हैं वो राज्य में रखे हैं, और 10 करोड़ से ऊपर का अगर कोई आपका मामला है तो फिर आपको उसके लिए नेशनल उस पर जाना पड़ेगा। अच्छा। हालांकि बीच में उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि नेशनल कमीशन की जो बेंच है वो 3-4 जगह भारत में बैठती थी, लेकिन हमारी थोड़ी मांग ये थी उसमें कि ये और भी ज़्यादा जगह बैठे, जहाँ जहाँ पर राज्य आयोग है वहाँ पर कुछ समय के लिए अगर वो आ जाया करे तो लोगों को दिल्ली तक सबको नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अभी जो व्यवस्था की है उसमें मुझे लगता है कि अधिकांश ग्राहकों का लाभ हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न ये है कि इसमें निर्माता और विक्रय प्रदाता इस अधिनियम के अंदर क्या दोनों शामिल हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि सामान मैंने यहाँ से लिया है, फिर वो शिकायत करता है कि भाई आपके यहाँ से मैंने सामान लिया, वो इतना सामान गुणवत्तापूर्ण नहीं था जो आपने बताया कि आपको ऐसा सामान मिलेगा, मैंने पूरी कीमत आपको दी लेकिन सामान और सुविधा मुझे सेवा वैसी नहीं मिल रही है। जी। तो वो बोलता है कि साहब मैं तो केवल दुकान में बेचने वाला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो उत्पादक है आप उनसे बात करो। अब उत्पादक कौन है, अब कहाँ जाना है, ग्राहक थोड़ा भ्रमित होता था। लेकिन ये कानून जो आया है इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये की है कि उत्पादक जो है और विक्रेता है, दोनों को लिए उन्होंने जिम्मेवार माना है इसको कि आप भी जवाबदार हैं और आप भी जवाबदार है। जो उत्पादक है वो भी जवाबदार है जी, और जो विक्रेता है वो भी जवाबदार है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था इन्होंने की है। अच्छा प्रावधान इसमें दिया है। लेकिन इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूँगा, वो ये जोड़ना चाहूँगा कि पहले इसमें एक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किस प्रकार का था कि जैसे उदाहरण के लिए मैंने कोई प्रेशर कुकर लिया और प्रेशर कुकर फट गया, ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो प्रेशर कुकर कितने का आता है, उन्होंने बोला कि भाई मान लो 800 रुपये का आता है, तो ठीक है इनको 800 रुपये दे दिए जाए या नया प्रेशर कुकर ला के दे दिया जाए जी। जबकि व्यावहारिक ये है कि प्रेशर कुकर फटने से उसका जो बाकी नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसके बारे में पहले कोई विचार नहीं था। आपने जो सामान लिया है बस आपको सामान की जो क्षतिपूर्ति हुई उतनी बस पूर्ति होगी जी। लेकिन अब इसमें ऐसा कहा है कि उसके कारण जितने भी प्रकार का नुकसान हुआ है, आपका जो भी नुकसान हुआ है, कुल नुकसान की भरपाई जो है की जाएगी, वो इसमें की जाएगी और इससे ग्राहक को बहुत बड़ी राहत, बड़ा फायदा इसमें मिलेगी। अच्छा, एक हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, एक और पहले भ्रम की स्थिति थी कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हुआ करती थी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह के जो ऑनलाइन पोर्टल्स थे, उनके ऊपर कोई स्पष्ट कानून पिछले अधिनियम में था नहीं। तो इस अधिनियम में ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज हैं, उनके लिए क्या प्रावधान दिया गया है? पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं थी, इसलिए उसमें कोई कानून होने की तो कोई बात ही नहीं थी जी। लेकिन अभी जो इस प्रकार की हो रही है, तो अब जैसे आपने जो नाम लिया, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये तो एक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जी। ये फिर भी काफ़ी कुछ ठीक भी करती है और कई बार इसमें कोई कठिनाई आती है तो अपन इसके खिलाफ मामले को दर्ज भी करा सकते हैं, क्योंकि अब इसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया है जी। लेकिन मज़ेदार बात ये रहती है कि ऑनलाइन कोई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, आज मैंने सुबह कंपनी खोली, मैंने ऑफ़र दिए, ऑफ़र में लालच दिया, लोगों ने उससे खरीदारी की उसके माध्यम से, और मेरे पास पैसा आया, जो भी कुछ मुझे वो करना था किया, और शाम को वो कंपनी बंद हो गई। अब आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको कंपनी नहीं दिख रही है इस तरह, और इसलिए कहीं ना कहीं ये कंपनियां जो भी करती है उसको रजिस्टर होना जरूरी है। अच्छा, उसके बिना वो उसको पकड़ेंगे कैसे अपन जी। तो ग्राहकों को हम पहले तो बार बार ये कहते थे कि भाई आप जो है आप ठोक बजा के देख लीजिए कि ये कंपनी वास्तव में कोई है कि नहीं है, कि कोई एक आभासी जैसी कोई कंपनी है और कंपनी आ गई और उसने ऐसा वो मिलता जुलता नाम रख लिया और आप उसके धोखे में आ गए जी। लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसको भी कवर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, उसमें ऐसा भी है कि अगर मुझे कोई इसमें शिकायत करना है तो मैं जो है इसमें आज मुझे आवश्यक नहीं है कि मैं वहाँ तक जाऊँ फोरम तक।
अच्छा, मैं जो अपनी शिकायत जो है वो इसके माध्यम से भी दर्ज करा सकता हूँ, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकता हूँ। ये एक बड़ा प्रावधान इसमें ये दिया ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। जी। मैं मेल के माध्यम से भी उसमें कर सकता हूँ, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं जो है आज सुनवाई कर सकता हूँ। पहले जैसे कमीशन में अपन जाते थे, वहाँ पर फाइलें चलती थी। अब आज जो कोरोना जो सब कुछ चल रहा है, आज सब कुछ बंद जैसा हो रहा है, ऐसे समय में भी ग्राहक अपनी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन कर सकता है। इस पर शिकायत भी दर्ज होगी, इस पर वो भी चलेगी, और इस पर फैसले भी होंगे। ग्राहक का काम नहीं रुकेगा। ये एक बड़ा प्रावधान इस अधिनियम में दिया है कि ग्राहक को घर बैठे वो शिकायत दर्ज करवा सकता है और घर बैठे सुनवाई करवा सकता है। ये एक बड़ा फायदा ग्राहकों को इस अधिनियम के माध्यम से मिला है। अच्छा, इस एक्ट में एक CCPA का प्रावधान दिया गया है, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं इसके पहले एक बात और बताना चाहूँगा जी। हम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के नाते काम करते हैं, संस्था के नाते हम ये चाहते हैं कि कोई भी मामला जब कोर्ट में जाता है तो उसमें एक की जीत होती है, एक की हार होती है। एक प्रसन्न होता है, दूसरे को बुरा लगता है। जी। हम ये चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति सेवा प्रदाता है और हर व्यक्ति ग्राहक है। आज एक चीज़ के लिए सेवा दे रहा होगा, लेकिन अगली चीज़ के लिए वो ग्राहक है। बिल्कुल सही। इसलिए चूंकि हर व्यक्ति ग्राहक है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम आपस में मिलजुल कर बातचीत करके और मामले को हल करें। अच्छा। और ग्राहक पंचायत की इकाइयां पूरे देश भर में यही काम करती थी कि कोई भी शिकायत आने के बाद में पहले वो जो सेवा प्रदाता है उससे बात करती थी कि ग्राहक को आपके कारण ये कठिनाई आ गई है जी, आप इसमें कुछ करेंगे क्या। बहुत सारे अच्छे सेवा प्रदाता होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे इसके कारण कोई कठिनाई आई है तो हम मिलकर आपस में बात कर सकते हैं। जी। आपस में बात करके, और कई जिले ऐसे हैं कि जहाँ का अनुभव यह है, वहाँ के जो फोरम में जो अध्यक्ष और मेंबर होते हैं वो हमको बताते हैं कि आपकी इकाइयाँ इतना अच्छा काम करती हैं कि 70% 80% मामले तो बाहर ही निपट जाते हैं, सुलह से ही निपट जाते हैं। और उसके बाद अगर किसी का नहीं बना मामला तो फिर वो हमारे पास आता है। लेकिन ये जब बात हमने पिछली बार वहाँ पर रखी थी जी। तो हमको खुशी इस बात की है कि ये एक्ट बनाते समय, जो नया एक्ट आ रहा है, इसको बनाते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा जी। और इस मीडिएशन सेल का भी एक प्रावधान उन्होंने रखा है कि कोई भी मामला जब हम दर्ज कराएंगे तो पहले उसको मीडिएशन सेल में भेजा जाएगा। अच्छा। और फिर वहाँ पर दोनों पक्षों को समझाइश होगी। समझाइश होकर अगर मामला हल हो जाता है तो सबसे अच्छा है। इसमें समझौते में ये भी निराश नहीं है, वो भी निराश नहीं है, दोनों का काम हो गया जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इन्होंने किया है। ये मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो विचार है उसकी जीत है। मतलब ग्राहक पंचायत पहले भी मध्यस्थता करता आया है ग्राहकों के मामलों में, और इस नए प्रावधान के अंदर कोर्ट ने ही मध्यस्थता का प्रावधान दे दिया है। कोर्ट ने दे दिया और एक कानूनन, ये बहुत मतलब कानूनन हो गई। अभी कानूनी अड़चनों से बच के अगर पहले मध्यस्थता होके इस मामले को निपटाया जा सके किसी मामले को, ये बड़ा अच्छा प्रावधान है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान किया। अब दूसरा जो आपने पूछा था कि CCPA, जी, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये बनाया है। अब ये इतनी कोर्ट की व्यवस्था, फिर ये प्राधिकरण क्यों बनाया है, ऐसी बात भी कई बार आती है। जी। प्राधिकरण ने बाकी कोई बहुत अलग कोई चीज़ ऐसा नहीं है। प्राधिकरण ने ये है कि भाई अगर कोई चीज़ हमको ध्यान में आ रही है, जैसे कोई भ्रामक विज्ञापन हो रहा है, इस प्रकार का हमको ध्यान में आ रहा है, या कोई मिथ्या प्रचार हो रहा है, जी, इस प्रकार की चीज़ अगर हमको ध्यान में आ रही है तो हम क्या उसमें कर सकते हैं कि ये जो प्राधिकरण है ये स्वयं संज्ञान लेके, अच्छा, हाँ, सुमोटो उनको नोटिस भेज सकता है और उनको बोल सकता है कि भाई आप बताइए कि ये क्या है। जी। एक कोल्ड ड्रिंक एक हीरो पीता है और उसके बाद वो पहाड़ से छलांग लगा देता है नीचे। जी। अब ये देख के कोई छोटा बच्चा जो है उसने वो कोल्ड ड्रिंक पिया और 2 मंजिल ऊपर खड़ा है और दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। जी। अब बच्चा तो इतना समझता नहीं है, वो तो विज्ञापन देख के उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। जी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिसमें से लोगों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। ऐसे अगर कोई भ्रामक विज्ञापन अगर देखते हैं, या जिसको अपन अनफेयर प्रैक्टिस कहेंगे, यानी अनुचित व्यापार का कोई भी प्रकार अगर वो देखते हैं, किसी भी प्रकार का, वो विज्ञापन संबंधित हो या सीधा हो, तो ऐसे किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर ये उनको नोटिस दे सकता है। उसमें वो उसको ठीक कराने के लिए प्रयास कर सकता है। और अगर कोई माने नहीं माने
तो 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है उसमें। अच्छा। अगर मान लो कि दोबारा वो अगर गलती करता है, या फिर अब गलती तो क्या करता है, कोई दोबारा करता है तो जानबूझ के लालच में करता होगा जी। तो उसमें 3 वर्ष तक का भी प्रावधान है और 10 लाख तक के जुर्माना का भी प्रावधान है कि आप इस प्रकार से भ्रमित करके और गलत तरीके अपना के, अनुचित व्यापार की पद्धति अपना कर आप किसी को अपना माल नहीं बेच सकते। वाह, मतलब अब ग्राहक अगर संज्ञान नहीं भी लेता तो ये प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेके स्वतः भी ले सकता है, विज्ञापनों को बंद करवा सकता है। ये एक बड़ा अच्छा प्रावधान इसके अंदर ये भी कर है। दिया गया है। और ग्राहक भी वहां पर शिकायत कर सकता है, जैसे ग्राहक कमीशन में शिकायत करता है, ऐसे ग्राहक प्राधिकरण को भी शिकायत कर सकता है। ये जो सीसीपी है इसको भी शिकायत कर सकता है। अच्छा, तो एक प्रश्न मन में आता है इसके बाद कि किस कमीशन के ऊपर क्या कोई नियंत्रण है? इसके ऊपर कोई ऐसी बॉडी या कोई है जो नियंत्रण करेगी? मजेदार बात यह है कि कानून बनते हैं और जब वो आते हैं तो लोगों के मन में, एक आम समाज के मन में ऐसा रहता है कि अब कानून तो हैं और बनते हैं, लेकिन सुनता कौन है, देखता कौन है जी। और वो जो बोलते हैं ऐसा होता कहाँ है जी। और आज हम वास्तव में देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम विचार करेंगे तो 6 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। 1986 के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था थी जी। लेकिन कोई भी कारण हो सकता है कि हमारे पास अब ये मेंबर्स नहीं है, हमारे पास उसका अभाव, स्टाफ नहीं है, ऐसा कुछ बहाना बना के 6 माह की तारीखें मिलने लग गई। जी। मतलब जो फोरम लोगों को मिलजुल कर और वो कराने के लिए था, वो न्यायालय का स्वरूप बना लिया उसको और न्यायालय का स्वरूप बना के तारीखों पे तारीखें लगने लगी। जी। अब इस प्रकार की कोई चीज़ अब ये नए उसमें अगर होती है, ये जो नई व्यवस्था बनी इसमें अगर होती है तो उसको देखने के लिए एक प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक मॉनिटरिंग सेल एक बनाया उन्होंने। अच्छा। और वो सभी जो कमीशन है इसके कार्य पर नज़र रखेगा कि ये बराबर ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं से ये, और ये बराबर समय पे सबको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा। जैसे मान लो एक बात आती है कि अगर कोई जांच वाली बात हो कि जिसमें थोड़ा जांच करना पड़ेगी, जिसमें लैब का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसमें यह है कि भाई आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कोई साधारण मामले होंगे तो उसको कम समय में फैसला करना है आपको, इस प्रकार का उसमें प्रावधान है। जी। लेकिन ये बराबर उस प्रकार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए एक मॉनिटरिंग के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है। जी। ये एक बहुत उल्लेखनीय बात है इसमें। तो ये जो कमीशन जो प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, ये प्रादेशिक स्तर पे काम करेगी या राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी? ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी। अच्छा। और पूरे देश में, चाहे वो नेशनल कमीशन हो, चाहे वो प्रदेश कमीशन, हाँ राज्य का हो, चाहे वो जिले का कमीशन हो, अच्छा, तीनों पे पूरा वो निगाह रखेगी। ये एक बड़ा अच्छा प्रावधान इस अधिनियम के अंदर आपने बताया कि कमीशन का दिया गया है। क्योंकि मैं जब इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी देखा कि 5-5, 6-6, 7-7 साल से पुराने मामले पेंडिंग अभी तक कंज्यूमर फोरम्स में पड़े हुए हैं। शायद कहीं ना कहीं उससे इनको लगाम मिल सकती है। इस अधिनियम के बारे में और कुछ ऐसी कोई जानकारी जो इस एक्ट के बारे में आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? वैसे मोटे रूप में सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी है, लेकिन अपन चूंकि ग्राहक संरक्षण की बात करते हैं तो ग्राहक संरक्षण के लिए केवल आयोग में जाना इतना ही बात है, ऐसा नहीं है। इसके और भी तरीके होते हैं। उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने एक व्यवस्था हमें और भी दे के रखी है। वो है कि एक कंज्यूमर ऐप है, यानी हम अगर गूगल ये जो प्ले स्टोर है उस पर गए, उससे हमने कंज्यूमर ऐप को डाउनलोड किया आपने इसमें जी। उस कंज्यूमर ऐप में अगर अपने कोई मान लीजिए कि शिकायत है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए हमने अपने आप को उसमें रजिस्टर किया। वो वहाँ पे वो फॉर्म आता जाता है, अपन उसमें रजिस्टर हो जाए तो वो अपने को जानकारी देता है कि हम ये जो 42 डिपार्टमेंट्स हैं इसको कवर कर रहे हैं। इस 42 डिपार्टमेंट्स में 42 विभागों में यदि आपको कहीं भी आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पर शिकायत है, इस विभाग से शिकायत है, इस विभाग से शिकायत है, तो आप क्या करेंगे, कैसे कंप्लेंट करेंगे, ये पूरी जानकारी उसमें दी गई है। अच्छा। इस विभागों के तहत आपको क्या अधिकार मिले वो पूरी जानकारी उसमें दी गई है। और उसी में से आपको फिर शिकायत करनी है क्या, तो फिर वो फॉर्म आ जाता है, फिर उसमें आपको आपकी शिकायत क्या है, आपका ये क्या है, और वहाँ से आप जैसे रजिस्टर करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका शिकायत क्रमांक ये है जी। और वहाँ से फिर आप समय समय पर उसको वो आपको दिखता है कि मेरी बात कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक वो मामला पहुँचा है। और उसमें भी एक समय सीमा है कि उस समय सीमा के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए। वो 60 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए।
इस प्रकार की व्यवस्था मंत्रालय ने अलग से बनाई हुई है। मतलब इसके लिए कोई हमको ये जो नया कानून आया है इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा। ये हम अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपने ऐप कंज्यूमर ऐप को डाउनलोड करके अच्छा, हम अपने घर से कर सकते हैं, प्रत्येक ग्राहक कर सकता है। वाह। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उन्होंने, अच्छा, हेल्पलाइन के नाम से जी। वो टोल फ्री नंबर है 1800-11-4-000। ये उसका नंबर है। अच्छा, इस टोल फ्री नंबर पर अगर कोई व्यक्ति लगाता है, जैसे अब कई आज ऐसे लोग हैं कि जो हम देखते हैं ग्राहकों को ऐसे भोले रहते हैं, सीधे रहते हैं, वो इस पूरे उससे फ्रेंडली नहीं है। जी। तो वो क्या होता है कि वो सीधे फ़ोन लगा के और इस नंबर पर अगर वो बात करते हैं तो उसमें भी मामले जो है शिकायत दर्ज हो जाती है और वो भी वहाँ से जो है फॉलोअप लेते हैं और उनके मामले को हल कराते हैं। तो ये मंत्रालय ने अलग से व्यवस्था की हुई बड़ा है। प्रावधान, ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है जी। जो नया कानून आया है इसके अलावा ये प्रावधान है। अच्छा, तो ये एक अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। आज हमने देखा जी सबनीस के साथ जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं ग्राहक पंचायत के, कैसे ग्राहक पंचायत के सुझाव, केंद्र सरकार को दिए गए सुझाव और प्रयासों से इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार हुई और इस अधिनियम से किस तरह से ग्राहकों को बहुत सारी सुविधाएं और फायदे आने वाले समय में मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी आज हमें मिली। आगे भी इस तरह की परिचर्चाएं वो कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आगे की इस तरह की और परिचर्चाएं और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विश्व संवाद केंद्र इंदौर को सब्सक्राइब करें व फेसबुक पर हमारा पेज विश्व संवाद केंद्र इंदौर को जाके लाइक करें। धन्यवाद। मैं भी विश्व संवाद केंद्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे ग्राहकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए ये जो आप माध्यम बने हैं और सबको जानकारी पहुंचाएंगे, ये आप एक सर्वसामान्य ग्राहकों के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। नमस्कार।